नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय समाज शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखेंगे आज समास। सबसे पहले तो आप देखो समास का अगर आपसे पूछा जाए विलोम क्या होता है, विपरीत अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो व्यास बताना है। और समास का अगर हम विग्रह करते हैं तो सम प्लस आस होता है। क्या होता है? सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास पास और आस का मतलब होता है बैठाना। अब पास पास किसका बैठाना? शब्दों का, यानी दो शब्दों का परस्पर जब मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों का परस्पर मेल होना। इस आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए भी समास का अर्थ क्या है, समास का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है छोटा करना। अर्थ क्या होता है? छोटा करना। समास की परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। जब पहले हमने संधि पढ़ी थी उसमें तो दो वर्णों का मेल होकर उत्पन्न विकार से संधि हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? दो या दो से अधिक शब्द याद रखने आपको। समास में दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल या संयोग होने से क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो विभक्ति चिन्ह दिए होते हैं उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिख रखा है, दिन और रात। ये क्या है? दिन और रात। ठीक है, तो दिन इसमें क्या है? ये समस्त पद क्या है इसमें? देखो, दिन रात है तो दिन क्या है इसमें? पूर्व पद है, और रात क्या है इसमें? उत्तर पद है। समस्त पद में क्या होता है? चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ से देखो, योजक चिन्ह लग गया, और का लोप हो गया, यानी समस्त पद जब हम लिखते हैं तो दिन रात लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब इनका समास विग्रह करते हैं तो इसको ऐसा लिखे जाएगा दिन और रात। तो दिन इसमें पहला यानी पूर्व पद है, और रात इसमें उत्तर पद है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, समास से संबंधी महत्वपूर्ण शब्द है। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, मैंने यहाँ लिख रखे हैं पूर्व पद किसे कहते हैं। समास रचना में दो पद या शब्द होते हैं। पहला पद क्या कहलाता है? जैसे मैंने आपको बताया दिन और रात, उसमें दिन पहला पद है, वो क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। क्या बन गया? पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर पद बोलो या दूसरा पद, उत्तर पद, यानी समास रचना का दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दिया था दिन और रात, तो दिन उसमें क्या था? पूर्व पद था, और रात उसमें क्या था? उत्तर पद था। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद, ये समास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको आनी चाहिए, समास करने में आसानी हो जाती है। पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, इनकी अगर हमारे पास जानकारी है तो समास करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखो, समस्त पद क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया, दिन और रात। दिन क्या था? पूर्व पद था, और रात क्या था? उत्तर पद था। अब इन दोनों का जब हमें मिलान करेंगे, दिन और रात का जब मिलान करेंगे, तो पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद को जोड़ने या मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है यहाँ पे, दाल और रोटी। दाल इसमें पूर्व पद, रोटी उसमें उत्तर पद है। जब रोटी और दाल को हम और चिन्ह का, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, रोटी, जब दाल और रोटी को लिखेंगे
तो दाल रोटी लिखा जाएगा, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। तो जब ये दाल और रोटी अब क्या बन गया, समस्त पद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो समास विग्रहक्ष्य कहते हैं, समास विग्रहक्ष्य कहते हैं समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना, या कोई आपके पास एक समस्त पद दे रखा है उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक समस्त पद है दाल रोटी, तो दाल को हमने अलग लिखा और चिन्ह लगा के विभूति चिन्ह और लगा के हमने रोटी को लिखा, तो दाल और रोटी क्या हो गए, दो अलग अलग पद हो गए। दाल पूर्व पद हो गया, रोटी है वो उत्तर पद हो गया। इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन मैंने एक नोट लगा के बात लिखी है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। भी समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, समास का प्रयोग है वो हमारी भाषा को एक तो सरल बनाने के लिए, एक छोटा रूप करने के लिए काम में लिया जाता है। उपसर्ग प्रत्यय की भांति समास द्वारा भी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि समास से संबंधी कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है भी समास से संबंधी निम्न में से या नीचे लिखे गए विकल्पों में से या ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। चार नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऊपर ऐसा मिल जाएगा भी कौन सा सही है कौन सा नहीं है समास से संबंधी। तो आपको याद रखना है समास का क्या काम है, एक तो भाषा को प्रभावशाली बनाता है, दूसरा भाषा का छोटा रूप करता है, और उपसर्ग और प्रत्यय की भांति ये भी क्या करता है, यौगिक शब्दों का निर्माण करता है। क्या करता है, यौगिक शब्दों का निर्माण करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो समास करते समय विभक्ति या प्रत्ययों या परसर्गों या योजक शब्दों का लोप हो जाता है। अब ये योजक शब्दों का योजक ऐसे होता है, इसका परसर्गों यानी चिन्ह होता है, और प्रत्ययों या विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम जानेंगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आपने कहीं 6 प्रकार भी सुन रखे होंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगी अभी ध्यान से देखो। आप पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से अगर पूछे जाए ना, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो कौन कौन से कैसे होते हैं। अव्ययीभाव समास, ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, ये 4 हो गए। और अब क्रमधारी और द्विगु किसके उपभेद हैं, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, क्रमधारी और द्विगु समास। अब जो अव्ययीभाव समास है उसके अंदर प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और तत्पुरुष में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, आपको ध्यान रखना है। और द्वंद्व जो समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों पद उसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुवीर्य समास ऐसा समास है जिसमें किसी प्रकार का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी अन्य तीसरा कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, ये इनकी आपको पहचान याद रखनी है। द्विगु और क्रमधारी तो इसमें ही आ जाएंगे, तत्पुरुष में इन दोनों में भी उत्तर पद भी प्रधान होगा। ठीक है, अब आगे देखो, नोट में मैंने लिखा है भी नोट, समास मूलतः 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तत्पुरुष के 2 उपभेदों यानी क्रमधारी और द्विगु को मिलाकर 6 समास माने जाते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, आपको ध्यान में रखना है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसकी पहचान में आपको ये याद रखना है, जिन शब्दों के पहले यथा, प्रति, भर, आ उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग लगे आ जाए, यानी यथा, प्रति, भर या आ उपसर्ग मिलते हो, सामान्यतः अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे प्रति वर्ष, प्रत्येक, यथाशक्ति और भरसक आदि।
यानी उपसर्गों के द्वारा भी अव्ययभाव समास बनता है, ठीक है। और ऐसे शब्द भी हैं जो पुनरावृत्ति होती है, शब्दों के बीच में एक शब्द दो बार आता है तो वहाँ में भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। देखो यथा, प्रति, भर, आ, यानी किसी शब्द से पहले उपसर्ग मिले आपको तो वो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। उसके बाद दूसरा देखो, शब्दों के बीच में आ, ही अथवा आ आता है तो वहाँ भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे मन ही मन, तो ही बीच में आया है, मन ही मन। या फिर दो एक जैसे शब्द, जैसे घड़ी घड़ी, घर घर, वन वन, पल पल, ऐसे अगर एक जैसे शब्द मिलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। अब आगे देखो, अव्ययभाव समास, अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, अव्यय यानी जिसका कभी अव्यय यानी खर्च न हो। अव्यय मतलब अविकारी, जिस पर लिंग वचन काल कारक आदि से किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, अपना रूप ना बदले, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, आपको ध्यान रखना है। पूर्व पद की प्रधानता कैसे होती है, देखो आप, अव्ययभाव समास कौन सा है, मैंने नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन। अब मैंने आपको बताया अभी प्रति आ जाए, अनु आ जाए, तो इसमें मतलब कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। ये आए हैं चारों में, देखो प्रतिकूल है, प्रतिक्रिया है, प्रतिध्वनि है, प्रतिदिन है। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे भी, इनमें से कौन सा, सब में प्रति दिया हुआ है तो इसका मतलब तो सभी अव्ययभाव हो गए, लेकिन नहीं हुए, आपको ध्यान देना है। पहला पद प्रधान होने का मतलब होता है भी दूसरा जो पद दिया होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहले पद का इतना प्रभाव होना चाहिए दूसरे पद पर कि वो किसी भी सिचुएशन में बदलना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो प्रतिकूल, कूल मीन्स तो होता है किनारा, लेकिन इसके आगे लग गया प्रति, तो प्रतिकूल का मतलब हो गया प्रतिकूल। कोई चीज़ एक तो हमारे अनुकूल, हमारे अनुसार होती है, प्रतिकूल यानी हमारे विरुद्ध में कोई बात हो गई तो कहाँ चला गया, ये तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो प्रति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्रति है वो अव्ययी नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल यानी हमारे विरुद्ध में कोई बात हुई है, तीसरा अर्थ निकला है तो बहुव्रीहि समास में चला गया। इसी प्रकार आप देखो प्रतिक्रिया, अब प्रति जिस शब्द के आगे आ जाए और लिंग वचन काल कारक के द्वारा किसी प्रकार का अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। अन्यथा प्रति आने के बाद भी दूसरा समास हो जाता है। जैसे प्रतिक्रिया, तो अब देखो प्रतिक्रिया को बना के देखो, प्रतिक्रियाएं बना सकते हैं हम, प्रतिक्रियाएं क्रियाएं में चेंज होती है, तो इसका मतलब इस पे तो वचन के हिसाब से प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें नहीं हुआ, ये तो तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार प्रतिध्वनि, तो ध्वनियाएं बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ। अब देखो प्रतिदिन मैंने दे रखा है, दिन अकेले को आप दिनों कर सकते हो लेकिन प्रतिदिनों नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, अव्ययभाव समास है, दिन का दिन ही रहेगा, यानी यहाँ अव्ययभाव समास है। प्रति दिन, प्रति लगने से दिन के आगे प्रतिदिनों नहीं बनेगा। जिस शब्द में प्रति लगा हो और प्रति लगने के बाद में अगर किसी लिंग वचन काल कारक के द्वारा दूसरा पद चेंज नहीं होता हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। आगे अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, देखो आजीवन, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह ऐसे होगा, पूरे जीवन भर। प्रतिक्षण, ये समस्त पद है तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, प्रतिक्षण का मतलब है हर एक क्षण, प्रतिक्षण यानी हर एक क्षण, हर एक पल। अनुसार, अनुसार जैसा सार है वैसा, अनुसार जैसा सार है वैसा, ठीक है। आगे और उदाहरण भी है, देखो समक्ष दे रखा है, समक्ष, तो इसका विग्रह होगा सम प्लस
सम, इसमें सम, सम का अर्थ होता है सामने, अक्ष होता है आँख, यानी समक्ष, आँख के सामने। इसका क्या होगा समास विग्रह, आँख के सामने, समक्ष। समक्ष में जो सम है वो है सामने और अक्ष है वो है आँख, यानी किसके सामने, आँख के सामने। इसी प्रकार प्रत्यक्ष दे रखा है, तो इसमें भी आपको देखना है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, यण संधि है। यण संधि में मैंने आपको बताया था, य र व से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वो पूरा हो जाता है। यह आने पर छोटी ई की मात्रा लगती है, तो यहाँ पर देखो तय आधा है तो क्या बन जाएगा, पै लगा कर प्रति प्लस अक्ष, यानी प्रति प्लस अक्ष, आँखों के आगे। किसके आगे, प्रति यानी आँखों के आगे। ध्यान रखना है आपको। कुछ उर्दू, फारसी, अरबी के भी उदाहरण मैंने लिए हैं। देखो इसमें समस्त पद और समास विग्रह है। वह खूबी, तो खूबी सही तो हो जाएगा, ये उर्दू के हैं, ठीक है। दर असल, अब पेपर में आ जाए दर असल, तो आपको इसका समास विग्रह कैसे करना है। देखो असल में क्या करना है, असल में एक दो बार ये आया हुआ है भैया, आप ध्यान रख लेना। दरअसल यानी असल में, हर दिन, हर दिन का समास विग्रह कैसे करेंगे, प्रत्येक दिन। हर दिन का क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कुछ मिश्रित भाषाओं के शब्दों द्वारा जो अव्ययी समास बनता है वो देखो। ए कारण यानी बिना कारण के, अनुसार जैसा सार है वैसा, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का। अगर हम समास विग्रह करेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। प्रतिबिंब तो यानी बिंब का बिंब, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो आज वैसे यहीं तक, कल जो बाकी समास बच गए वो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।